सपना था 97 प्लस मार्क्स का, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे अचीव करना है। तो इस सब का एक ही सॉल्यूशन है आपका अपना स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी, जहां पे हमने आपकी सफलता सीरीज स्टार्ट की। आपका हार्डवर्क और हमारी गाइडेंस, ये दोनों मंत्रा प्रोवाइड करेंगे आपको एक पाथवे टू गेट 97 प्लस मार्क्स इन सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। क्लियर है बच्चों? तो आज हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, क्योंकि सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ा दी है। इसके साथ साथ जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें, आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी पर वन शॉट का डिटेल वीडियो चैप्टर वाइज अवेलेबल है ब्रह्मास्त्र सीरीज में, और सारे के सारे यूनिट्स के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे किलर सीरीज में। तो प्लेलिस्ट में जाके आप ये दोनों के दोनों कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और क्या मिलने वाला है इन दो वेपन्स के अलावा, और क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे कोई इम्पोर्ट ना रहे आपके टारगेट को अचीव करने में। तो बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज, राइट, और एनसीईआरटी के डायग्राम्स। तो जुड़े रहिए बायोनिधि आरआरजी के साथ। अब स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। पहला चैप्टर एज यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों आपको ये तो पता है असर्शन रीजन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट और असर्शन, मतलब असर्शन और रीजन दोनों चीज दी हुई है, और आपको करेक्ट चॉइस बतानी होती है। किस केस में कैसे बतानी होती है? अगर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं तो आपको क्या बताना होता है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वन आंसर होता है। अगर असर्शन सही है और रीजन भी सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स होता है तो ऑप्शन सी, और अगर असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स होते हैं तो ऑप्शन डी आंसर आपको देना होता है। क्लियर है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन है, पोलन मदर सेल आर द फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल। पोलर मदर सेल आर फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल। बताओ इसका आंसर। और रीजन क्या दिया हुआ है? ईच पोलन मदर सेल गिव राइज टू टू पोलन्स। देखो असर्शन में अगर पहले बात करें तो जो फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट सेल की, दैट इज पोलन ग्रेन, दैट इज पोलन ग्रेन। एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, यहां पे भी आप देख पा रहे होगे पोलन ग्रेन फर्स्ट सेल है, राइट। पोलन मदर सेल किस केस में होती है? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन में होती है, बट मेल गैमेटोफाइट की नहीं होती। और हर पोलन मदर सेल से दो पोलन्स बनते हैं, नहीं एक पोलन ही बनता है। तो यहां पे तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायनेशियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, इट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तो क्या कहते हैं हम? एंड्रोशियम कहते हैं। क्लियर? तो इसमें एक चीज तो गलत हो गई, रीजन गलत हो गया, लेकिन असर्शन ठीक है, असर्शन ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड विल बी योर राइट आंसर। देखिए गायनेशियम में 3 चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में ओवेरियन लोक्यूल्स होते हैं। यहां पे इस तरह से अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएं तो लोक्यूल्स होते हैं जिनमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। राइपेंड ओवरी क्या बना देती है? फ्रूट की फॉर्मेशन कर देती है, एंड ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बिल्कुल ठीक बात है। एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स को ही तो हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? फ्लावर्स की हेल्प से होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यही होती है। वेरियस एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स अकर्स इन फ्लावर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अभी मैंने बताया ना
ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, ओव्यूल्स सीड बना देते हैं, ओवरी में एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे के सारे चेंजेस फ्लावर में ही होते हैं। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। A typical microsporangium, of angiosperm is usually surrounded by 4 wall layers। बिल्कुल ठीक बात है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोथीशियम, एंडोथीशियम भी होता है सिंगल लेयर्ड। देन 1 2 3 लेयर्स ऑफ मिडल लेयर्स, एंड इनर मोस्ट क्या कहलाता है? इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज टेपिटम। जो पहले तीनों पार्ट हैं, पहले तीनों पार्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो टेपिटम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो आउटर 3 वॉल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स। आउटर 3 लेयर प्रोटेक्शन तो कर रही हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर्स भी हैं। अब बताओ, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो ऑप्शन क्या होता है हमारा? आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? एक्साइन ऑफ ए पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। देखो डायग्राम देखो आप, 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो डिग्रेड नहीं होता किसी भी एबायोटिक फैक्टर से, किसी भी केमिकल से, इसलिए पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो फॉसिल फॉर्म में बहुत ज्यादा टाइम तक मिलते हैं। ठीक है? और जो इनर लेयर है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है पेक्टोसेलुलोज, पैक्टीन प्लस सेलुलोज, तो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अब ये क्या पूछ रहा है? स्पोरोपोलेनिन की बनी है, रेजिस्टेंट है बिल्कुल, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली एज वेल एज ना किसी भी एंजाइम से खराब होता। स्पोरोपोलेनिन आर एब्सेंट इन द रीजन ऑफ जंप होल। बिल्कुल, वो एरिया जहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी वो एरिया जंप होल कहलाता है। तो वहां पे ये लेयर स्पोरोपोलेनिन की एब्सेंट होती है, वो स्पोरोपोलेनिन की लेयर एब्सेंट होती है। ठीक? लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म फ्लावर, इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर रिप्रेजेंट द मॉडिफाइड कंडेंस शूट। यस, मॉडिफाइड कंडेंस शूट होता है which function perform the function of sexual reproduction. The fertile leaves of shoot become modified into microsporophyll and megasporophyll which forms ovule and anther। उल्टा कर दिया ना, माइक्रो मेल पार्ट छोटा होता है तो वो एंथर, फीमेल पार्ट बड़ा होता है मेगा ओव्यूल। तो स्टेटमेंट सॉरी रीजन तो हो गया गलत, रीजन हो गया गलत। तो रीजन जब गलत हो जाता है तो मेरे बच्चों आपको क्या करना होता है? रीजन इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा? सी। असर्शन है इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन, बिल्कुल ठीक बात, अभी हमने बात करी थी। ये डायग्राम भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन की एक्साइन और एंटाइन आउटर और इनर लेयर है। पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्फीनोगैमी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज नोन एज स्फीनोगैमी। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर देता है, तो 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं
और वेजिटेटिव न्यूक्लियस एज इट इज रहता है, जो कि ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है। तो ट्यूब न्यूक्लियस, मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब एंड पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन प्लस both type of nucleus forms the male gametophyte। ठीक, पोलन ग्रेन नहीं, दिस इज द रॉन्ग वन। ये तो किसके पार्ट हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तो किसके पार्ट हैं? गायनेशियम के। स्टिग्मा सबसे ऊपर, बीच वाला पार्ट स्टाइल कहलाता है, नीचे का जो स्वोलन पार्ट है वो ओवरी होता है। तो ये गलत, असर्शन ठीक, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Tapetum help in descent of microspore from the tetrad। बिल्कुल ठीक बात है। It shows callose activity। बिल्कुल ठीक बात है। ये चारों लेयर्स आपको ऑलरेडी मैंने अभी डिस्क्राइब की थी। तो ये वाला जो पार्ट है, इट फॉर्म्स लाइन ऑफ डिसेंस। इट फॉर्म्स लाइन ऑफ डिसेंस, यहां से लिबरेशन होता है। ठीक है ना? तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड, मियोसिस गिव राइज टू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल होती है वो मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है, एमएमसी कहते हैं। इट अंडरगोज 2 रिडक्शनल डिविजन्स। 2 बार इसमें डिवीजन होता है तो मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है, 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। इन 4 मेगास्पोर में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, 3 डिजनरेट हो जाते हैं एंड ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स रिमेन्स। तो ये तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्लियर? और मियोसिस हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो ये क्या हो गया? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, आंसर 1 भी ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिविजन्स, वही क्वेश्चन आ गया। ऑल 4 मेगास्पोर फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो मेगास्पोर मदर सेल थी, इट अंडरगो, जो कि डिप्लॉइड सेल थी, इट अंडरगोज मियोटिक डिविजन्स। मियोसिस, 2 बार मियोसिस होगा, 1 बार हुआ 2 सेल्स बन गई, दोबारा मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, 4 सेल बन गई, 4 मेगास्पोर बन गई। इनमें से 3 3 डिजनरेट हो जाते हैं एंड 1 रिमेन फंक्शनल। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब इसका न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज बनेगी, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कह देते हैं। 3 सेल एंटीपोडल, 3 सिनर्जिड और 1 सेंट्रल सेल बन जाती है। ठीक है? तो बताइए, ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। वहां पे पहला क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमन मेल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एपिडोमिनल। बिल्कुल ठीक बात है। एंड दे लाई इन प्रोटेक्टिव पाउच, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम एक्ट्स एज थर्मोरेगुलेटर एंड कीप द टेस्टिकुलर टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन से, एज इट इज। इसलिए कहते हैं ना, एनसीईआरटी की वैल्यू बहुत है। तो ये स्क्रोटम आपको दिख रहा है, ये टेस्टिस है। ठीक है? तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक, तो दोनों ठीक जब होते हैं तो आंसर क्या होता है? ऑप्शन 1 आंसर होता है। क्लियर है बच्चों मेरे? जहां पे भी आपको डाउट लगे बेटा फटाफट पूछ लेना। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर कंपार्टमेंट प्रेजेंट इन द टेस्टिस। These lobules are involved in the process of fertilization। देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये
टेस्टिस में इंटरनली कंपार्टमेंटाइजेशन दिख रहा है, यहां मैं दोबारा से बनाता हूं आपके लिए। ये इस तरह से टेस्ट, ये ओपन होता है दूसरी साइड से, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो दीज आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 testicular lobules are found in each testis. Now in each testicular lobule 1 to 3 seminiferous tubules are present. 1 to 3 seminiferous tubules are present. तो seminiferous tubules का नंबर हो गया अप टू 750। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में लोब्यूल्स क्या हेल्प करेंगे? तो रीजन इसका गलत है, और जब रीजन गलत होता है तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? इंटरस्टिशियल सेल्स is present in the region outside the seminiferous tubule called interstitial spaces. पहले तो आप इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम बताओ। इंटरस्टिशियल सेल्स आर आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इनको? दे आर आल्सो नोन एज लेडिग सेल्स। तो अगर ये नाम आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती है। पहले डायग्राम देखो, ये लेडिक सेल देखो, ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। इट इज नोन एज इंटरस्टिशियम। और इस इंटरस्टिशियम में ये सेल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो क्या है, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एरिया तो क्या है? ये वाला एरिया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बाहर है बिल्कुल, लेकिन रीजन गलत है, रीजन इसका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर से सी। Testes are situated outside the abdominal cavity within the scrotum. Muscle in scrotum helps to maintain lower temperature necessary for spermatogenesis. Repetition हो गया क्वेश्चन का, आंसर 1 कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए यहां पे मैं एक वर्ड पूछता हूं आपसे, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटिडोजेनेसिस में फर्क क्या है? स्पर्मेटिडोजेनेसिस बताओ, स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या है? पहले तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। And release of sperm from seminiferous tubule, from seminiferous tubules is known as spermiation। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तीनों, इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दी। ठीक है बच्चे, द bulbourethral gland is a male accessory gland। bulbourethral gland को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं बच्चों, मेल एसेसरी ग्लैंड है, बिल्कुल ठीक बात है। इट्स सिक्रेशन विल हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, सो बाय फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। ये इसकी सिक्रेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं पेनिस को, इसीलिए ये फेलियर मेथड भी है, जो विड्रॉल मेथड होता है उसका फेलियर मेथड में, बिकॉज एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले कुछ स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं विच आर सिक्रेशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। तो प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड bulbourethral और कॉपर्स ग्लैंड आर मेल एसेसरी ग्लैंड। इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को सीमन कहा जाता है, इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को सीमन कहते हैं बच्चों। क्लियर है? Human male ejaculate about 200 to 300 million sperms during coitus, और पर ejaculation आप कह सकते हैं, पर ejaculation।
ठीक है, ठीक है जी। ओनली फ्यू रीज द isthmus एम्पुलरी रीजन फॉर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपको याद हो, डायग्राम आपको ध्यान हो, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बताओ? इन ह्यूमन फीमेल्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है, इधर से सेम ये फिम्बरी है जो एग सेल को रिसीव करेंगे, एग सेल यहां से ट्रांसफर होगी एंड इट गोज टू द एम्पुला रीजन, और ये इस्थमस होगा। तो एम्पुला इस्थमस रीजन में यहाँ पे एग सेल है, उसी टाइम पे स्पर्म आ जाता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर 1 भी ठीक है जी। स्लाइटली अल्कलाइन होता है हमारा सीमन, स्लाइटली अल्कलाइन, 2 to 5 ml, डेंसिटी, मोटेलिटी, ये सारा कि 60% स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो और 40% मोटेलिटी शो करें, तभी इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन हो सकता है, वो भी एनसीईआरटी की लाइन। एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज अ ऑर्गन दैट स्टोर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को स्टोर तो नहीं करता, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट? यस और नो? 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, कॉर्डा, कॉर्पस एंड कैपुट, 3 पार्ट में एपिडिडाइमिस डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है इसका बच्चों, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट, ये टेम्परली स्टोर तो करता है, टेम्परली स्टोर तो करता है स्पर्म्स को, टेम्परली स्टोर स्पर्म्स। बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी या सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर एट द मिड ऑफ menstrual cycle releasing the ovum. Both LH, luteinizing hormone, and follicle stimulating hormone attain a peak level at the middle of cycle. पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर और ग्रेफियन फॉलिकल। यहां पे दिख रहा है आपको 13 डेज तक। 14th डे पे, 14th डे मिड टाइम हो गया, ओवुलेशन होता है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। एक सेकेंड, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ये ओवुलेशन होता है 14th डे। ठीक है, जस्ट उससे पहले जो LH का लेवल है ऑन 13th डे, LH का लेवल पीक पे होता है, दैट इज नोन एज LH सर्ज। उसको क्या कहते हैं? LH सर्ज। तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 विल बी द राइट आंसर बच्चों, 1 ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट? चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। बिल्कुल, देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और जो एंड्रोमेट्रियल वॉल है वो थिक हो जाती है, वहां पे आके 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो जाता है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, या उसको हम क्या कहते हैं?
ब्लेस्टूला, ठीक है। उसके बाद द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल जाता है जी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर वो डिजेनरेट हो जाता है, फिर से वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। मायोमेट्रियम शोज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, गलत बात। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, बी या सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे असर्शन रीजनिंग के फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 20 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं इस यूनिट के। अब थर्ड चैप्टर की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहती है बताओ? A person should be considered reproductive healthy if they have a healthy reproductive organ but are emotionally imbalanced। बात ही गलत होगी, आपको सेकंड मतलब रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब असर्शन गलत हो जाता है तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाता है। फिर भी चलो आपके लिए पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय WHO, बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। WHO क्या कहता है? फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल well-being of an organism, psychological, and includes behavioral and emotional aspects, ठीक। तो इसका आंसर 4 होगा। फैमिली प्लानिंग is an action plan to attain reproductive health among people. Improved programs covering reproduction related areas were propagated by RCS to create awareness among people। बात तो दोनों ठीक है, लेकिन प्रोग्राम दोनों अलग अलग है। फैमिली प्लानिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1951, ठीक है ना। एंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ अलग प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ये अलग प्रोग्राम है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो आंसर बी हो जाता है हमारा। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया। इट डील्स विद क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स वेरियस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दोनों चीजें ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऑप्शन 1 भी ठीक है। देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल मस्ट बी एनकरेज्ड, बिल्कुल करनी चाहिए। दिस विल एनकरेज चिल्ड्रन टू बिलीव इन मिथ्स अबाउट, ये उल्टा कर दिया, मिथ को तो खत्म करना है, मिथ को तो खत्म करना है। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी या थर्ड आपका आंसर हो जाता है। ये कंपल्सरी होनी चाहिए जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो, बच्चों के जो मिथ है वो खत्म हो। लेकिन यहाँ पे आपको इसलिए कहते हैं ना, स्टेटमेंट जो भी हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बिलीव इन मिथ, नॉट बिलीव, नो नीड टू बिलीव इन मिथ्स, मिथ्स को रिमूव करना है। नेटिलिटी इंक्रीजेस बोथ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन साइज। नेटिलिटी क्या होता है? नेटिलिटी क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000, और मोर्टेलिटी होता है नंबर ऑफ डेथ्स। तो बिल्कुल दोनों चीजें बढ़ेंगी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। नेटली इंक्रीजेस नंबर ऑफ बाय बर्थ है, ठीक है, दोनों ठीक है, ऑप्शन 1 कर दो आप। Zero population growth should be achieved as early as possible to control human population. This as requires not 2 children per couple but a little more. ये कुछ मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही। जीरो पॉपुलेशन, दिस एज रिक्वायर नॉट 2 चिल्ड्रन पर कपल बट ए लिटिल मोर। ये कुछ समझ में नहीं आई बात हमारे, ये बात हमारे कुछ समझ में
नहीं, यही क्या पूछना चाह रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, यू आर गेटिंग इट, ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमारे से भैया, बोलो। दिस एज रिक्वायर not 2 children per couple but a little more। ठीक है, ये तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है इसका। दिस इज रिक्वायर्ड नॉट 2 children per couple but a little more, क्योंकि दो के दो होते हैं तो उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कह देते हैं, दो के दो होते हैं तो रिप्लेसमेंट लेवल हो जाता है। आई थिंक 1 ही होना चाहिए, बट चलिए इसका देखते हैं, मैं आपको व्हाट यू से उसमें बता दूंगा आपको देख के, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। Periodic abstinence is a method in which couple avoid from coitus from 17 to 27 of menstrual cycle। पीरियोडिक एब्सटेंस तो ओवुलेशन के टाइम पे होता है ना, 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर, गलत बात। वेरी इफेक्टिव मेथड, ये भी गलत बात, दोनों गलत, तो 4 आंसर इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, कई बार स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है बेटा, मुझे लग रहा है इसमें स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है। चलिए, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स आर सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शंस, एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आप मुझे इसमें से बताइए, इसमें से बैक्टीरियल कितने हैं और वायरल कितने हैं? सिफिलिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ट्राइपेनोमा पैलिडम, ट्राइपेनोमा पैलिडम, बैक्टीरियल है, क्यूरेबल है। गोनोरिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, निजेरिया गोनोरी, ये भी बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरियल है, ये भी क्यूरेबल है। एड्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वायरल है, नॉट क्यूरेबल। ठीक बच्चों मेरे, ओके ओके ओके। एचआईवी इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय यूज ऑफ कॉन्डोम्स, एचआईवी इन्फेक्शन को रोक सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 9 है, दिस इज 9। कॉन्डोम सिक्रीट्स एंटीवायरल इंटरफेरोन्स, फालतू की बात, फालतू की बात। तो असर्शन ठीक, रीजन गलत, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट। STIs आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिल्कुल ठीक बात है, बाय कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बैरियर कंट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डोम्स, बिल्कुल ठीक है। फीमेल कॉन्डोम्स को क्या कहते हैं बताओ? फीमेल कॉन्डोम्स आर नोन एज, फीमेल कॉन्डोम्स आर नोन एज फेमिडोम्स। ये तो दोनों ठीक है, ये तो दोनों ठीक है, 1 कर दो इसका। तो टॉप 30 असर्शन रीजन क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में सिर्फ असर्शन रीजन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें केस स्टडी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसमें सिंगल लाइन आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब बाकी चैप्टर्स की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स के भी डिस्कस करते हैं बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, एक बच्चा है आपके जैसा निहाल, he said that bacteria are never used as host to clone recombinant DNA for antibiotic production। तो आप ये बताओ कि उसकी स्टेटमेंट सही है या नहीं, और अगर सही है तो क्यों सही है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यस, बिकॉज एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरियल होस्ट बैक्टीरियल सेल्स। नो, बिकॉज एंटीबायोटिक्स ओनली किल सेल्स अदर देन बैक्टीरियल सेल्स। No, because the foreign DNA or the host bacterial cell is resistant to
antibiotic being produced, and yes, because host bacterial cells do not have a machinery to allow the growth of antibiotic obtained from other microbe। तो बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। बिकॉज जो होस्ट बैक्टीरियल सेल होती है उसके पास कोई मशीनरी नहीं होती कि वो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को अलाउ कर सके जिससे कि हम एंटीबायोटिक को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये मशीनरी ना होने की वजह से बैक्टीरिया को यूज नहीं किया जाता। आप में से बहुत सोच रहे होंगे बैक्टीरियोफाज को यूज करते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसा वायरस है बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये बैक्टीरियोफाज होता है। चलिए, बैक्टीरियल सेल्स ऑफर सर्टेन एडवांटेजेस ओवर प्लांट और एनिमल सेल that make them an easy choice for production of many recombinant molecules। तो ऐसे 3 एडवांटेज आपको बताने। तो देखो बैक्टीरियल सेल्स क्या है? बैक्टीरियल सेल्स हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स। कैसी सेल्स हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड यू नो प्रोकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है सिंपल, तो उस वजह से उनका रेप्लिकेशन जो है बहुत फास्ट होता है, अपना नंबर बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू एनी प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, उनमें नेचुरली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है विच एक्ट्स एज वेक्टर। प्लाज्मिड का नाम आपने सुना है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लाज्मिड्स, है ना। तो उनको एज ए कैरियर एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं और उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसकी वजह से इजीली जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे फर्दर रेप्लिकेशन करवाना हो, चाहे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करवानी हो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू या ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होनी हो, सारे के सारे प्रोसेसेस इजीली हो सकते हैं। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको डिटेल में भी बता रहा हूं सारी की सारी चीजें। 2 रीजंस बताने हैं आपको व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ वेक्टर एंड देन इनटू होस्ट सेल और इंसर्ट इट डायरेक्टली इनटू द होस्ट क्रोमोसोमल सेल। ठीक है, देखो होस्ट सेल में उसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, यही पूछ रहा है। या उसके जो डायरेक्टली होस्ट के जीनोम में उसको इंट्रोड्यूस क्यों करवाया जाता है? अगर फॉरेन डीएनए है, इसको हम एलियन डीएनए भी कहते हैं, अगर वो साइटोप्लाज्म में रहेगा तो इट कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स। इट कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स और उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवरआई साइट नहीं होंगी वहां पे, और अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा, वो अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, तो उसका इनहेरिटेंस भी नहीं होगा। इसलिए उसको या तो डायरेक्टली या वेक्टर में उसको इंट्रोड्यूस करवा के होस्ट सेल में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? देखो ये ध्यान रखने की जरूरत है बेटा, कहीं पे आपको इनकरेक्ट पूछेगा, कहीं पे करेक्ट पूछेगा, ऑल ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट बताना है आपको। करेक्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेटेड बाय एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कॉमनली यूज्ड जेल कौन सा होता है? नाम में ही दिया हुआ है एगरोज। इसके अलावा पॉली एक्रेलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज भी की जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है, विजिबल लाइट में नहीं देखते, इसलिए तो कह रहा है स्टेनिंग के थ्रू के बिना ही देख सकते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन तो होता है लेकिन उसको यूवी एक्सपोजर से देखते हैं तो ऑरेंज कलर दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे मेरे।
व्हाट इज इको R1? इको R1 नोमेनक्लेचर मैंने बताया था। इको R1 सबसे पहले बात तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको मोलिकुलर सीजर्स कहा जाता है, मोलिकुलर सीजर्स कहा जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज, एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियेज जो है वो, ये मान लीजिए हमारे डीएनए सीक्वेंस है तो ये बाहर से एंड्स पे कट करता है, ठीक है। और जो एंडोन्यूक्लियेज है वो एसिमेट्रिकल कट बनाता है विद इन द डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। तो इको R1 क्या है? एंडोन्यूक्लियेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, ठीक। व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है हमारे डीएनए की। अब आपको ये तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, डिप्लॉइड सेल्स कितनी है और हैप्लॉइड सेल्स कितनी है, पता है आपको? द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए कैन बी फाइंड आउट बाय टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 इंटू 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या नंबर है, चलो बताओ, ये नंबर बताओ। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। केमिस्ट्री पढ़ी है आपने, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ये आ जाएगा, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए इन ईच डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज 277.06 इंटू 10⁻23 मोल्स। ये नंबर है, बताओ फटाफट क्या होता है। केमिस्ट्री वाले सारे बच्चे हैं पढ़े हुए। Why do DNA fragments move towards anode during gel electrophoresis? डीएनए कैसा है बच्चों? डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और वहां पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिनको स्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है, स्टोन प्रोटीन्स। और इसी की वजह से जो पैकेजिंग होती है, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, सो इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यही तो होता है, एक स्पेसिफिक साइज के सेगमेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स नेगेटिव नेचर, व्हाई शुड बी बैक्टीरियम बी मेड कॉम्पिटेंट? उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन इन बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों क्या है? ये मेथड है ऑफ जीन ट्रांसफर, मेथड्स हैं जीन ट्रांसफर की। अब बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट क्यों बनाया जाता है? कि जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोफिलिक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या जो वेक्टर है उसको ले सके, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जो प्लाज्मिड है या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए उसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यूज करके, ठीक। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया उसको एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है माइक्रो पिपेट के हेल्प से, माइक्रो निडल के हेल्प से। और जीन गन प्लांट सेल्स जो हैं उनके ऊपर हाई वेलोसिटी की माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या टंगस्टन जो कोटेड होते हैं डीएनए से, उनको हाई स्पीड से, ये मान लीजिए हमारी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहां पे हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट की जाती है माइक्रो पार्टिकल्स की, जिनमें डीएनए है गोल्ड और टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस पूरी यूनिट में सिर्फ 20 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं आपको। तो सेकंड चैप्टर जो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो स्टेटमेंट्स दी हुई है, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, और दोनों को पढ़ के आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। आपको पता है कि दोनों ए सही है, आर गलत है तो ए ऑप्शन होगा, बी गलत है, सॉरी ए गलत है
आर सही है तो बी ऑप्शन होगा, दोनों सही है और आर जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की तो सी ऑप्शन होगा, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन डी होगा। तो असर्शन क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट नेमेटोड इन्फेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। कौन सा नेमेटोड होता है, याद है नाम आपको, मिलेडोगायने, मिलेड गायने इनकोग्निटा, जो टोबैको प्लांट की रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, यील्ड खत्म कर देता है। आरएनए इंटरफेरेंस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए बाय कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए। यस, कि सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बन जाते हैं, सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बन जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिसपे ये नेमेटोड सरवाइव नहीं कर पाता, फिर ट्रांसलेशन रोक देता है, ये बताया मैंने। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, दोनों सही है, बट वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। Which of the following chemicals will be involved in a step during DNA isolation? सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए आइसोलेशन करना है हमें, डीएनए आइसोलेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी हमारी सेल है उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करना पड़ेगा तो आइसोलेट डीएनए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, प्लांट सेल है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, फंगल सेल है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, प्लांट सेल है तो सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है तो सेलुलेज एंजाइम हो जाएगा, फंगल सेल काइटिन या चिटिन तो चिटिनेज एंजाइम हो जाएगा, एनिमल सेल है तो प्रोटीएजेज हो जाएंगे, प्रोटीन्स होते हैं, या माइल्ड डिटर्जेंट यूज किया जा सकता है ना, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए यूज कर लेंगे, चिल्ड इथेनॉल उसके बाद यूज किया जाता है। तो सारे के सारे ऑप्शन हो गए इसमें, तो लाइसोजाइम भी यूज होगा, राइबोन्यूक्लियेज, सेलुलेज, प्रोटीएजेज, इथेनॉल, सारे के सारे एंजाइम्स और इथेनॉल यूज होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। पीसीआर मिमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोसेस, पीसीआर में क्या करते हैं, 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन की, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देते हैं, तो पहला डीनेचुरेशन कर देंगे, उसके बाद एनिलिंग कर देंगे, प्राइमर ऐड कर दिया जाएगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जब एक आइडिया देने के लिए, उसके बाद एक्सटेंशन हो जाएगा कि थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज यहां पे यूज किया जाता है। अब आपको सोर्स बताना है, चलो कमेंट सेक्शन में, सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज, सॉरी थर्मस सॉरी मैंने बता ही दिया आपको, थर्मस एक्विटिकस से ऑब्टेन किया जाता है, स्पेशल पॉलीमरेज है थर्मोस्टेबल, जिसको थर्मस एक्विटिकस से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये इसमें भी देखो एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, मतलब कॉपी बना रहे हैं, और डीएनए के में रेप्लिकेशन में भी तो कॉपी बनाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हम क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं, तो इट इज सिमिलर टू, इट मिमिक्स रेप्लिकेशन प्रोसेस। क्लियर है बच्चों? Which of the following correctly states the purpose of steam in bioprocessor? स्टीम का काम क्या होता है, देखो स्टीम क्यों यूज की जाती है, सीधी सी बात है कि उसको स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री रखना, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस, ठीक, तो इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोसेसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सी प्रोसेस में बनता है, बताओ। देखो मियोसिस अगर आपको याद हो तो मियोसिस 1 में, फेज 1 में 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ड्यूरिंग पकाइटीन स्टेज
क्रॉसिंग ओवर अकर्स, तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब भी तो क्या होता है, रिकम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड। तो प्रोफेज वन में मियोसिस वन के प्रोफेज वन में रिकॉम्बिनेशन होती है, और उसमें भी अगर बहुत ज्यादा हम स्पेसिफिक कहें तो पकाइटिन स्टेज में, पकाइटिन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस, इट मिमिक्स डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस इन ऑल द सेल्स, अभी हमने बात करी थी। इट कैन नॉट बी यूज टू एम्पलीफाई, अरे इसका तो मतलब ही होता है जीन एम्पलीफिकेशन के लिए ही तो पीसीआर किया जाता है, जीन एम्पलीफिकेशन की, जब डिजायर्ड अमाउंट से कम हो, टू गेट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का अमाउंट कम है इसलिए, तो ये तो गलत ही हो गया, तो बहुत नहीं, इधर ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर 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 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये तो हमने थियोरेटिकल क्वेश्चंस में भी पढ़ा था, आगे देखते हैं। टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल, द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, these stem cells are undifferentiated and preferred target in the process of developing any transgenic animal, give a reason why। वो देखो सीधी सी बात बता दी इसने, अनडिफरेंशिएटेड है, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल में प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग टाइप के पार्ट्स को बनाने की, कंपोनेंट्स को सेल के बनाने, पार्ट्स बनाने की उसमें कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसलिए तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स मैन्युपुलेटेड ऑर्गेनिजम्स, मैन्युपुलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जीन मैन्युपुलेशन हुआ है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्शन, जीन मैन्युपुलेशन, ठीक है। तो एनिमल्स हैव had their DNA manipulated to possesses and express extra gene are known as transgenic animals। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड है, तो उनमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी टू फॉर्म ऑल अदर टाइप ऑफ सेल्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड इंसर्टेड फॉरेन जीन। बात समझ में आ गई बच्चों, आई समझ में ये बात। Why this polarity gene, give a reason why although a toxin, BT toxins are deadly for insects but not for plant producing them। बहुत सिंपल सी बात है, स्टेप्स बताने हैं। देखो प्लांट में वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्लांट में वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसलिए प्लांट को तो नुकसान नहीं करता। मोड ऑफ एक्शन बताता हूं, चलो मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है कि भैया बीटी टॉक्सिन जो है इट प्रोड्यूसेस क्राई प्रोटीन, और जैसे ही ये व्हाट यू से इंसेक्ट की बॉडी में जाता है, इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में, गट में जाता है, तो ड्यू टू एल्कलाइन पीएच इट गेट्स एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और वहां पे इट causes cell lysis and result in death of the insect। कि वहां पे जो एपिथेलियल सेल, मिडगट के जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वहां पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा, उनमें पोर्स क्रिएट कर देगा, जिससे सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी और डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। यही सब दिया हुआ है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन और बिकम एक्टिव व्हेन इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट। तो inactive protoxin form of BT toxin converted into active form of toxin due to alkaline pH of gut, सोलेबलाइज कर देता है क्रिस्टल को, जो बाइंड कर जाता है मिडगट के एपिथेलियल सेल्स के साथ, प्रोर क्रिएट हो गए, स्वेलिंग, लाइसिस एंड डेथ। यही सारा बताया था आपको, ठीक। चलिए बच्चा जी, आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नीड टू अंडरगो एन एडिशनल स्टेप, ठीक है। अगर ये सही है तो जस्टिफाई करो, और अगर ये गलत है तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। चलो तो मैं तो भैया ये कह रहा हूं इट इज ट्रू। क्या रीजन है, देखो
dsDNA डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए mRNA से तो बाइंड कर नहीं सकता, अपने आप तो बाइंड कर नहीं सकता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ वो बाइंड करेगा, है ना। अब जब तक वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ कैसे बाइंड करेगा, है ना। तो साइलेंसिंग से पहले इसको डीनेचुरेशन किया जाता है, इसका डीनेचुरेशन होगा। तो अब देखो ट्रू है, सिंस डबल स्ट्रैंडेड dsDNA इज डबल स्ट्रैंडेड, इट कैन नॉट ऑटोमेटिकली बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए, so the two strands must be separated so that single stranded RNA is obtained which can bind to the single stranded messenger RNA। बात समझ में आ गई, जो हम बता रहे थे, हम समझा रहे थे आपको। चलो जी बच्चे, अरे बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट। गोल्डन राइस, क्यों राइस, कैसा राइस, इसमें क्या होता है, चलो बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, गोल्डन राइस की स्पेशलिटी क्या है। विटामिन ए इनरिच्ड है, is a variety of rice genetically modified to produce a compound beta carotene। yes, बीटा कैरोटीन होता है वो कि विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में जाके। तो एक दिस वाज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स कोडिंग फॉर 3 एंजाइम्स PSY, LCYP एंड CRTL। 3 अलग अलग सोर्सेस से 3 एंजाइम्स के हेल्प से ये क्या आ गया। नेम द वेक्टर यूज्ड, वेक्टर कौन सा यूज होता है, TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड का फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, क्या कुछ याद आया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, है ना, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं इसको, इन प्लांट्स इंजीनियर, ठीक। TI प्लाज्मिड कैन रेप्लिकेट वेल इन प्लांट जीनोम एंड इट्स जीन कैन बी एक्सप्रेस इन द एनवायरनमेंट ऑफ प्लांट जीनोम, ठीक है। चलो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव ए रीजन व्हाई ट्रांसजेंडर एनिमल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेडिकल्स ओवर सिंथेटिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देखो इंडस्ट्री में जब कोई चीज गई है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप कहोगे सर ये कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा हमारे घर में बनते हैं, कंपैरेटिवली, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करने से महंगा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा, जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब जीन्स में ही तो मैनिपुलेशन करवा रहे, कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस तो नहीं करवा रहे, तो दे आर क्लोज टू नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। In the process of testing for effects of chemicals, transgenic animals are used and other rather than non-transgenic animals। क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम उन जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है ना, उन जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसकी वजह से उस केमिकल के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो रिजल्ट जो है वो कम टाइम में मिल जाते हैं और ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, 20th क्वेश्चन। हॉर्मोन्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, प्रोटीन हॉर्मोन्स। पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटिक जनरली हैव टू टेक इंसुलिन एक्सटर्नली, बिल्कुल ठीक बात है, इंजेक्शन दिए जाते हैं। Researchers across the world believe that if insulin can be given orally, it would be ideal as it would be closely mimic the movement of natural insulin। लेकिन फिर भी हम इंजेक्शंस देते हैं, क्यों? What type of hormone is insulin and इसको orally क्यों नहीं दिया जा सकता? देखो बच्चे मेरे, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन जो है प्रोटीन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। तो अगर हम इसको ओरली लेंगे तो क्या है, पेप्सिन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में होती है, और फिर वहां पे स्टमक में ट्रिप्सिन भी है। तो इसको तो वो डाइजेस्ट कर देंगे स्टमक और इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये स्टमक में है, और वो स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना जो इफेक्ट है वो तो वो दिखाई नहीं पाएगा, इसलिए उसको ओरली नहीं लिया जाता।
तो बच्चों मेरे, ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। इनमें से या कोई और कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट 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 आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजे पे पूछ लो, और हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। अब शुरू करते हैं लास्ट यूनिट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और द ब्लैक वॉलनट, मैं बता रहा हूं बच्चों 99.9% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। द ब्लैक वॉलनट प्लांट secretes juglone, a chemical substance that destroy other plant like pepper growing within its root zone। जो वॉलनट प्लांट है वो एक केमिकल सिक्रेट करता है जगलॉन, जो कि दूसरे प्लांट्स को लाइक पेपर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है अमेंसेलिज्म का। अब आप मुझे एक एग्जाम्पल और बताएंगे और आप मुझे बताएंगे व्हाट इज अमेंसेलिज्म। डिटेल में आपको चैप्टर में करवाया हुआ है, डिटेल में, और बहुत मैंने 99.9% बोला है बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा। ए पैच ऑफ ग्रासलैंड वाज इनहेबिटेड बाय 100 गोट्स। कितनी गोट्स हैं? 100। ये टाइम पीरियड है। इस टाइम से इस टाइम के बीच में नेटेलिटी रेट क्या है? नेटेलिटी रेट है 10। मोर्टेलिटी रेट क्या है? 8। इमिग्रेशन क्या है? 5। एमिग्रेशन क्या है? 3। तो एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022 आपको बताना है व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे काउंट करते हैं? बर्थ प्लस इमिग्रेशन। बी कितना है? 10। इमिग्रेशन कितना है? 5। उसमें से माइनस कर देंगे डेथ प्लस एमिग्रेशन। डेथ कितनी है? मोर्टेलिटी रेट 8 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपको पता है इक्वेशन है। एट ए स्पेसिफिक टाइम टी, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, कितनी थी? 100 थी। तो जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो 15 माइनस 11, 4 बच गया। तो 100 ओरिजिनल थी, 100 प्लस 4 कितना हो गया? 104। ठीक, ये क्लियर हो गया। वाज देयर नेट इंक्रीज? बिल्कुल नेट इंक्रीज हुआ है। यस, नेट इंक्रीज हुआ है। व्हाट वाज द वैल्यू बाय विच देयर वाज ए नेट इंक्रीज? 4 इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज में पूछे तो आपको इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा प्लांट जो ओक ट्री के ब्रांचेस पे ग्रो करता है वहां से न्यूट्रिएंट्स लेगा और उसी प्लांट को, वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जहां से उसको फूड मिलता है, जहां से वो सरवाइव करता है, उसी को वीक कर देता है, किल कर देता है ओवर द टाइम। तो इसमें होस्ट पैरासाइट बताना है आपको। होस्ट तो कौन हो गया? बेचारा ओक ट्री होस्ट है, ओक ट्री होस्ट है। पैरासाइट कौन है? ये दुष्ट पापी जिसने इसको रहने की जगह दी, उसी को मार देता है, उसी को कमजोर कर देता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल बता सकते हो आप पैरासिटिज्म का? एक स्पेशल केस होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म बिटवीन कुकू एंड क्रो। बताओ इसमें क्या होता है कुकू एंड क्रो वाले ब्रूड पैरासिटिज्म में? तब तक मैं आगे अगला क्वेश्चन देखता हूं। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एंड गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कंपटीशन हैपेंस ओनली बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। बेटा मेरे, मैं बता देता हूं कंपटीशन कितने टाइप का होता है। कंपटीशन होता है, फिर आप खुद जज कर लेना। इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक एंड विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में। बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, विद इन द स्पीशीज और एनवायरमेंट के साथ भी। तो ये तो इंट्रास्पेसिफिक
कंपटीशन की बात कर रहा है, तो ये बात तो गलत हो गई कि अनरिलेटेड स्पीशीज होते हैं वो भी तो compete करती हैं एक दूसरे के साथ। कंपटीशन ऑलवेज लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ वन स्पीशीज, नहीं, जरूरी नहीं है, वो माइग्रेट कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया मामला। टू स्पीशीज compete ओनली व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नहीं। अब अगर उनका फीडिंग पैटर्न है एक जैसा है तो एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, उनके बीच में स्ट्रगल होगा, तो ये तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत होगी। रीजंस मैंने आपको बता दिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन बी क्लासिफाइड एज म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जिसमें दोनों को बेनिफिट हो एक दूसरे से, ठीक है ना। मेल फायरफ्लाइज यूज फ्लैशिंग लाइट्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स। Some flies will mimic the flash pattern of other species to attract and consume male, तो इसमें तो फायदा नहीं हुआ ना दूसरे का। The pitcher plant produces ant that mimic the scent of ripe fruit, which attract insects that feed on the fruit, and when insect land on the plant, they slip on the surface and fall into digestive, यहाँ पे भी नुकसान हो गया उसको। The night blooming flowers of Seneca cacti are visited by tiny Seneca moth that transfer pollens, तो ये तो वेक्टर हो गए पोलिनेशन के, है ना। द फीमेल मोथ ले एग ऑन द फ्लावर पेटल एंड द लार्वा फीड्स ऑन द सीड, दोनों को फायदा यहां हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। बोथ स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो समझ में आ गई बात, बहुत जल्दी समझ जाते हो आप लोग। ए फॉरेस्ट कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 500 डियर, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि सक्सेसफुली कितने ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं किसी एरिया में गिवन टाइम पे, दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी 500 है। इफ इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 100 थी। एंड द मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट आर कितना है? 0.05। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर द गिवन टाइम पीरियड, तो ग्रोथ रेट इंटू इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, नेटिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, तो नहीं, इसमें कैरिंग कैपेसिटी से ही हो जाएगा। ये के दिया हुआ है हमें, ये कैसी ग्रोथ होगी? लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, नहीं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन क्या होते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू r, जो कि मैक्स होती है, k माइनस n/k। तो dn/dt आपको निकालना है, r दिया हुआ है, r कितना है? 0.05 इंटू k कितना था? 500, इनिशियली कितना था? 100 अपॉन k कितना है? 400, तो 0.05 इंटू 400 अपॉन, नहीं सॉरी 500, के 500 है ना, 500, तो दिस कम्स आउट टू बी 4। इसको सोल्व करते हैं तो 4 आ जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज कितना आ गया? 4 आ गया। 4 पर ईयर, 4 पर ईयर। बात समझ में आ गई? मैं पहले नेटिलिटी के दिमाग में सोच गया। तो ये चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए। अब सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ ए फूड वेब इज दिस। तो ट्रॉपिक लेवल 1 पे दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। तो इस फूड वेब में स्नेक्स के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी? तो आप बिल्कुल 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के हिसाब से चलेंगे। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच वाज गिवन बाय लिंडमैन। तो T1 से T2, ये क्या था? प्रोड्यूसर्स के पास ग्रास से ग्रास ऊपर से फ्रॉग, जो कि T3 बना देगा, और फ्रॉग से स्नेक, जो कि T4 बना देगा। तो आप इसको रिड्यूस करते जाएंगे तो आपके पास एनर्जी अवेलेबल मिल जाएगी आपको, ठीक है।
बात समझ में आ गई? चलिए, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन असर्शन अदर रीजन, ह्यूमस इज ऑर्गेनिक इन नेचर, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेप्स occurring before humidification ensure that removal of most inorganic substances from the detritus, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको डिकम्पोजिशन साइकिल अगर समझ याद हो तो वहां पे स्टेप्स हैं, तो दोनों असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो इसका तो आंसर ए हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप कर सकते हो। X is amount of energy produced by the producers, T1, तो ह्यूमंस के पास कितना होगा? अगर इसको 100% मानते हैं तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स है प्राइमरी कंज्यूमर, हार्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स कह सकते हैं, और टॉप कंज्यूमर। तो यहां से यहां तक कितने गई? कितना था? एक्स था। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 किलो कैलोरी है, यहाँ पे कितनी गई? 10 किलो कैलोरी गई। यहाँ पे कितनी गई? 1 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे टॉप कंज्यूमर आ गया, तो 1%, ओनली 1%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। प्लांट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, प्लांट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, ऑल फूड चेन, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। डेड प्लांट और एनिमल्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ डेट्रिटिवस, बिल्कुल डेट्रिटस फूड चेन में तो वही होगा, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। कोई कई क्वेश्चन तो इतने इजी हो जाते हैं, विद इन सेकंड आप आंसर लिख सकते हो बच्चों, विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इज दिस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पहला क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके, आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके, यस है ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके, तो दिस इज रिपीटेशन। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए कार्बन सिंक is any environment that can store carbon and remove it from the atmosphere, which of the following will lead to decline in carbon sink? By population growth, burning of fossil fuel, increase, ये भी very very important question है, very very important, कि प्लांट ही तो स्टोर करते हैं, प्लांट ही तो स्टोर करते हैं कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में उसको यूटिलाइज करते हैं। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भी CO2 रिलीज हो रही है, फॉसिल फ्यूल में भी रिलीज हो रही है, इंडस्ट्रीज से भी रिलीज हो रही है, स्टोर कौन कर रहा है उसको? सिर्फ प्लांट्स। मतलब अगर प्लांट को काटेंगे तो कार्बन सिंक कम होगा, मतलब कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, द टुंड्रा डेजर्ट्स ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP दे रखा है 800 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, एंड रेस्पिरेशन लॉसेस आर कितना है? 200 किलो कैलोरी। तो NPP इज इक्वल टू GPP माइनस आर, तो GPP कितना है हमारा? 800 माइनस 200 इज इक्वल टू 600 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। व्हाई डू डेजर्ट हैव लीस्ट NPP अक्रॉस मोस्ट इकोसिस्टम? लेस वाटर अवेलेबल, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो इसलिए। Fish farming involves the commercial breeding of fish either in fish tanks or in artificial enclosures such as fish ponds. Is a fish farm an example of ecosystem? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है इकोसिस्टम? क्या है? What is ecosystem? It is interaction of biotic and abiotic components, biotic and abiotic components। तो फिश लिविंग कंपोनेंट है, फिश फार्म में वो एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भाई लाइट, टेम्परेचर, इन सब के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो ये इकोसिस्टम बना रही है।
So it is example of ecosystem. Give reason why mass lost in feces is considered available biomass for the next trophic level. देखो, अगर आपको पता हो कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स का कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती इन अ फूड चेन, क्योंकि एट एवरी ट्रॉपिक लेवल दे आर प्रेजेंट. ठीक है, तो फेसेस आर अवेलेबल टू डिकम्पोजर्स, तो वो फूड वेब से तो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ ना. बात समझ में आ गई. दूसरा के पार्ट इसका क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऑफ हर्बीवोर्स इज लोअर देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो बायोमास है पूरा का पूरा हर्बीवोर्स यूज नहीं करते, उसका एक पार्ट लॉस्ट हो जाता है और वो फिर से वही डिकम्पोजर्स को अवेलेबल हो गया. ओशन इज नॉट ए प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, क्योंकि जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं ओशन की, तो जो डीप लेयर्स है वहां पे जो सनलाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है और वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट नील हो जाता है. ठीक है, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इस रीजन से. ठीक है, तीनों पार्ट समझ में आ गए. The first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, only change in form occurs. Does the energy flow in ecosystem follow this rule? बिल्कुल, absolutely 100%. देखो, सनलाइट क्या है, हीट एनर्जी है. प्लांट्स के पास आई, या इसको लाइट एनर्जी कह सकते हो. ये किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में. फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन में सेकंड जो स्टेप होता है वही तो क्या आता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, और दूसरा फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स. ठीक है, उसके बाद ये जो केमिकल एनर्जी है ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के थ्रू पास होती रहती है ना, इसलिए ये फॉलो करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक बात है. आइडेंटिफाई इफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई भी करना है आपको. इन एन इन्वर्टेड फूड पिरामिड एनर्जी इज लोएस्ट एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. भैया प्रोड्यूसर्स के पास तो हमेशा मैक्सिमम एनर्जी होती है ना. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो कम होती जाएगी. यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वही तो हमेशा अपराइट होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है. तो ये बात तो गलत, फॉल्स. द बायोमास ऑफ जूप्लैंक्टन्स इज ग्रेटर देन फाइटोप्लैंक्टन्स एज दे रिप्रोड्यूस फास्ट एंड हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन. बिल्कुल ठीक बात है. तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है ना, तो ये बात सही है. इन द लॉन्ग रन एन इन्वर्टेड फूड पिरामिड अनस्टेबल. बिल्कुल, क्योंकि जो एनर्जी है वही अवेलेबल नहीं होगी तो सस्टेन कैसे करेगा कोई भी पिरामिड, कोई भी फूड चेन, कोई भी फूड वेब कैसे सस्टेन करेगा, कैसे अपने आप को मेंटेन रखेगा. हर फूड चेन को, इकोसिस्टम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर एनर्जी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रही है तो जो हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स उनके सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये बात भी सच है, ये बात भी सच है. ये तो ट्रू थी, सॉरी, ये भी ट्रू. ठीक है, तो तीनों बात क्या आपको जस्टिफिकेशन मिल गया. अब लास्ट चैप्टर यूनिट 5 का बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं बच्चों. बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं आप लोगों के लिए. इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी इन जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. व्हाट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम डज जेनेटिक डाइवर्सिटी. सीधी सी बात है, स्पीशीज को इम्पैक्ट करेगा. स्पीशीज की डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिना सोचे समझे आप. ठीक है, निश तो वो एक एरिया है, वो प्लेस है, एरिया ऑफ लिविंग उसका एड्रेस है. रिचनेस का मतलब नंबर है. इकोसिस्टम तो पूरा लार्जर एरिया, लार्जर एस्पेक्ट हो गया. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द राइट आंसर. ठीक है,
चलें आगे बच्चों मेरे, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई समस्या, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु है तो बताओ। नहीं है, चलिए अच्छी बात है। डॉक्टर कीर्ति, आप में से बहुत सारे बनने वाले हैं बहुत जल्दी डॉक्टर्स, हु इज डायग्नोज्ड विद HIV infection, she has to test for HIV infection in the partner of the patient who has no symptom, who is diagnosed with an HIV infection, no symptoms of, उसमें नहीं दिख नहीं रहे हैं symptoms, which of these method can be used, कौन से कॉमनली मेथड यूज करते हैं हम? मोलिकुलर डायग्नोसिस में PCR यूज करते हैं, एलाइजा यूज करते हैं, है ना? यस और नो? तो यहाँ पे कहाँ पे है? यूरिन एनालिसिस नहीं, इलेक्ट्रोपोरेशन नहीं, यस यस यस, तो R&S कहाँ पे? यस, दिस इज द राइट आंसर। टक। Which of following are is example of biodiversity? एनिमल्स एंड एमिग्रेंट्स बिल्कुल है, माइक्रोऑर्गेनिज्म बिल्कुल है, सेल बिल्कुल है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म सब कुछ मिला के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। सब आ गए, सब सब सब, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल, सब कुछ, ठीक है। द स्लोप इन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये वाला ग्राफ याद होगा आपको, ठीक है। प्रिडिक्ट द स्पीशीज रिचनेस इन एन एरिया, कंसिडर ए मेन लैंड विद सेवरल आइलैंड अराउंड इट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू? टू बी ट्रू, ट्रू बताना है अबाउट द स्लोप ऑफ रिग्रेशन एज वी मूव फ्रॉम आइलैंड क्लोजर टू द मेन लैंड, फर्दर अवे टू दोज फर्दर अवे फ्रॉम इट। स्लोप ऑफ रिग्रेशन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन क्या बताता है? बताओ स्लोप ऑफ रिग्रेशन, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। स्पीशीज एरिया रिचनेस में स्लोप ऑफ रिग्रेशन क्या बताता है, किसके बारे में आइडिया देता है? इट इंडिकेट्स रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट्स, रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट्स। तो हम दूर जा रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा, हम दूर जा रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा बच्चों, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, एक असर्शन है दूसरा रीजनिंग है, तो आपको असर्शन रीजन पढ़ के बताना है क्या सही है क्या गलत है। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी इंक्रीज बाय अकरेंस ऑफ माइग्रेशन, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द रेंज ऑफ डिफरेंट इनहेरिटेबल ट्रेड्स विद इन ए स्पीशीज, हाँ ये बात ठीक है, जेनेटिक है ना, जेनेटिक है, तो ए तो गलत है, आर सही है, तो ए गलत है, आर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। दो स्टेटमेंट फिर से दो स्टेटमेंट है। प्लांट्स आर ऑलवेज मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन देन एनिमल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सिंस प्लांट्स कैन क्रॉस पोलिनेट इंक्रीज देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी मोर इजीली देन एनिमल्स, तो इससे तो सर्वाइवल रेट बढ़ना चाहिए ना, तो ये भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन तो मतलब ऐसा लगता है कि यार ये क्या पूछ रखा है, 6th-7th क्लास का बच्चा बता दे। द जेब्रा मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, is a species that is native to Eastern Europe and Western Russia. It was unintentionally introduced into the lake. आया है एलियन, बाहर से कोई आता है तो एलियन, ठीक है, एलियन स्पीशीज through the discharge of contaminated cargo from a ship, which of the following, ऐसे एलियन स्पीशीज इन्वेशन। एवेल क्वार्टेट याद होगा ना आपको, एवेल क्वार्टेट, उसके हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। आंसर ये है, आंसर ये है। Which of the following will definitely contribute to steeper slope of regression in species rich area? Steeper मैंने अभी बताया था, species area relationship, steeper curve, increase in area, उसके बाद वो तो सैचुरेट हो, ठीक है, सैचुरेशन कॉज करेगा इमिग्रेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, सिर्फ एरिया एनालिसिस।
प्रोड्यूसर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है, उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है। हाउ डज द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम? देखो, प्रोड्यूसर्स को हमने मान लिया विंग्स ऑफ द प्लेन, हमने प्रोड्यूसर्स को मान लिया विंग्स ऑफ द प्लेन, तो हालांकि हर पार्ट इंपॉर्टेंट है प्लेन का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर क्या है कि अगर उनको हम हटा दें तो खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो विंग्स जो होते हैं एरोप्लेन के, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज अफेक्टेड बाय द स्पीशीज दैट बिकम एक्सटिंक्ट और रिमूव्ड। Since producers are the most important members that provide energy to the complete food chain, their loss means danger to the environment, to the entire ecosystem, similar to loss of rivets on the wings of aeroplane। मैंने यही तो बताया आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Introduction of genetically modified organisms (GMOs) like golden rice can lead a significant reduction in genetic diversity of the region. Justify this statement as a true। अच्छा, ट्रू ही बताना है कि भैया जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कुछ पर्पसली इंट्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें घुसेड़ देते हैं, डाल देते हैं, है ना? तो उसकी वजह से वो डोमिनेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जबकि जो कंपीटिंग स्पीशीज होंगी उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी तो कम होगी ना। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? हाउ डज द इम्पैक्ट आइडेंटिफाइड इन ए अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज? जब जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, सर्वाइवल के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन की तरफ चली जाएंगी स्पीशीज, ठीक है ना? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं हैविंग ग्रेटर एडवांटेज ड्यू टू सम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एडेड इन देम, तो डोमिनेंट हो जाते हैं वो। दिस मे कॉज रिलेटेड स्पीशीज टू बी रिमूव्ड लीडिंग टू अ रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जब जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, पॉपुलेशन नॉट एबल टू इवॉल्व इन रेस्पॉन्स ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, तो इवेंचुअली एक्सटिंक्शन ही होगा ना बच्चों। चलो, क्रायो प्रिजर्वेशन बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन बताओ, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो हाउ दिस मेथड हेल्प विद द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज? तो जो एंडेमिक स्पीशीज हैं जिनका खतरा है एक्सटिंक्शन का, उनके गैमेट्स को, उनके स्पोर्स को, उनके पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू प्लांट्स में, एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करवा के उनका नंबर बढ़ा सकते हैं। विच प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट विद ह्यूमन इन सिमिलर टू, वही मैंने बताया ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनके केस में इसको यूज किया जाता है। चलो अब आपको दो सिचुएशन बतानी है जहां पे एक्स सिटू कंजर्वेशन प्रेफर किया जाएगा इन सिटू। बताओ। जब सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा, प्रेडेटर ज्यादा होंगे। जब सर्वाइवल रेट कम होगा, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होगी जिसकी वजह से नंबर कम होगा, ठीक है? और हैबिटेट लॉस हो गया नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हैबिटेट लॉस हो गया, उस केस में एक्स सिटू कंजर्वेशन प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू इन सिटू कंजर्वेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों यूनिट्स को मिला के जो लास्ट क्वेश्चन है, फिश वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू एग्जिस्ट एंड आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब आपको जस्टिफाई कर दो अपने आप को कि भैया हम सही कह रहे हैं कि सर हम 65 प्लस तो है ही है, क्योंकि आपने सारे के सारे वन शॉट आपने चैप्टर वाइज करवा दिए, आपने पीवाईक्यूज के यूनिट वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करवा दिए, अब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करवा रहे हो सर, तो 65 तो हमारे कहीं नहीं गए। तो ये जस्टिफाई आपने कर दिया, तो अब आंसर को भी जस्टिफाई कर दो, क्योंकि दे हैव गुड अडेप्टेबिलिटी। अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हुए भी वो अपने आप को अडेप्ट करके सर्वाइव करवा लेती हैं, ठीक है? अब क्योंकि सबसे पहले इवॉल्व हुए तो उनको टाइम भी ज्यादा मिला डाइवर्सिफिकेशन का। तो ये दो रीजंस हैं,